एक ऐसा गैंग जो नॉर्थ इंडिया से दूर साउथ इंडिया में एक्टिव रहा, और आज भी कहते हैं कि साउथ इंडिया में इससे ज्यादा खूंखार गैंग कोई नहीं रहा। एक जमाने में इस गैंग की दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों के बाहर पहरे लगा कर रखते थे, रात को एक साथ सारे नहीं सोते थे। और पुलिस को भी शुरू में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई सीरियल किलर है, या फिर ऐसा लग रहा था कि मालूम नहीं कौन शहर में एक नया आतंक आ गया है, लेकिन पता नहीं चलता था। बाद में जब खुलासा हुआ तो न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ के लोगों ने भी राहत की सांस ली। इस गैंग के बारे में ये कि इतना क्रूर, इतना जालिम था, इनको ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती थी कि रहम नहीं करना है, लूटपाट बाकी सारी चीज़ें तो करनी है लेकिन रहम नहीं करना है, और इंसान को इंसान नहीं समझना है। और उसका जो असर था वो इनके क्राइम पे साफ दिखता था। कि इस गैंग के लोगों को जब पहली बार पकड़ा गया तो पुलिस के लिए भी एक अजूबा था कि ये कौन लोग हैं, कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं। और पकड़ने के बाद अब पुलिस के वो लोग सामने थे। पुलिस ने जितनी अपने तरीके आजमाने थे आजमा लिए, जितना टॉर्चर करना था कर लिया, जितनी बुरी तरह पीटना था पीट लिया, पर सवाल नहीं कि उनमें से कोई मुंह खोल दे। पुलिस खुद परेशान हो गई, थक गई, थक कर चूर हो गई कि और कितना मारे। मार खाने वाले को उतना शायद दर्द का वो अपना इजहार नहीं कर रहे हैं, जो पुलिस वाला जो मार रहा है वो दर्द में ज़्यादा डूब गए, पर मुंह नहीं खोला। इसी दौरान में एक इंस्पेक्टर जिन्होंने इस गैंग का पर्दाफाश किया था, जो बाकायदा इस गैंग के पीछे सालों लगे रहे और एक तरह से उस पर पूरी पीएचडी ही कर ली, छोटी छोटी बातें उसके बारे में जानी सीखी, एक ट्रिक अपनाया, और जो कई दिनों से मारपीट, 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद भी किसी ने मुंह नहीं खोला, एक छोटी सी चीज़ उनके सामने रखी गई और वो तोते की तरह बोलने लगे, और वो था चिकन। उनको सिर्फ मुर्गा खाने के लिए दिया गया और उसके बाद वो सब कुछ बोलने लगे जो पुलिस सुनना चाहती थी। ये है इस गैंग की कहानी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद मालूम है इस गैंग का नाम, दंडूपालिया गैंग। ये नाम है साउथ के इस गैंग का। दंडूपालिया गैंग की शुरुआत होती है, असल में दंडूपालिया एक जगह का नाम है, और ये जो जगह है ये कर्नाटक में है। होस्कोते के पास एक छोटा सा कस्बा है, और ओल्ड मद्रास रोड जो है उसके करीब ये गांव पड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 4। और अगर बात करें किसी माइलस्टोन की तो बेंगलोर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है ये दंडूपालिया गांव। दंडूपालिया गांव पहले कोई इसके बारे में जानता भी नहीं था, इसलिए कि कर्नाटक का एक पिछड़ा सा गांव, गांव की आबादी भी बहुत कम। उस वक्त मुश्किल से इस गांव में करीब 250 घर थे, 4000 के लोग करीब गांव वाले रहते थे। रोजी रोटी का कोई साधन नहीं, छोटे मोटे काम कर लिया करते थे। इस गांव में सिर्फ एक ही अमीर आदमी था, और उस अमीर आदमी का नाम था स्वामी, वेंकट स्वामी। करीब 4000 लोगों के बीच में ये इकलौता था जिसके पास अच्छी खासी ज़मीन थी। इस गांव में करीब 200 के करीब आसपास जानवर थे, भेड़ बकरियां। गांव वाले इसको बड़े दूसरी नज़र से देखते थे कि यार क्या बंदा है ये, और वो गांव वालों की मदद भी करता था, पैसे भी थे उसके पास, और उसने गांव वालों के कई फैमिली की मदद की। फिर वो चला गया बाहर, फिर वो आता था गांव में, फिर लोगों की मदद करता था। गांव वालों को इससे ज़्यादा उसके बारे में कुछ पता नहीं वेंकट स्वामी के। एक बार वेंकट स्वामी बाहर गया हुआ था और अचानक गांव में पहली बार एक पुलिस की टीम पहुंचती है, जो धर्मपुरी पुलिस स्टेशन से पूरी फोर्स लेकर। गांव वाले घबरा जाते हैं पुलिस को अपने गांव में देखकर इतनी बड़ी तादाद में। तो पता चलता है वो पुलिस वेंकट स्वामी की तलाश में आई थी, और तब पहली बार गांव वालों को पता चला कि वेंकट स्वामी असल में कर्नाटक का एक बड़ा नामचीन डाकू है। 50 से ज़्यादा उसने डाके डाल रखे हैं, और पुलिस को खबर पहली बार मिली कि वो कहाँ पे मिलेगा, इसलिए इस दंडूपालिया गांव में पुलिस आई थी। तो उस वक्त तो वेंकट स्वामी वहाँ था नहीं, लेकिन बाद में पुलिस ने कहीं और से उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के 3 महीने के बाद वो जमानत पे बाहर आ गया। फिर दंडूपालिया गांव आता है। गांव के लोगों को सारी चीज़ें पता थी, गांव के कई नौजवान अब स्वामी बनना चाहते थे। इसके बाद इसी वेंकट स्वामी से इस गांव की जो अच्छाई थी वो ख़त्म होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे ये कर्नाटक में एक कहते हैं कि खौफ का दूसरा नाम बन जाता है, दंडूपालिया गांव। वेंकट स्वामी के अपने परिवार, वो अपनी बेटी, अपने बेटे को उसके बाद इस गैंग में शामिल करता है।
डाका डालना, बाकी चीज़ें सब कुछ चलता रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे अब वो इस गांव के लड़के इस गैंग में ज़्यादा शामिल होने लगते हैं। करीब 30 से 40 दंडूपालिया गांव के लड़के अब इस गैंग में शामिल होते हैं। और 90s में ये फिर पूरे कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पे भी कई शहरों में जाकर वारदात को अंजाम देते हैं। धीरे धीरे इनकी कारगुजारी बढ़ती जाती है, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ हो रहा है। पहली बार पुलिस को लगता है कि इसके पीछे किसी एक गैंग का हाथ है। उसकी एक वजह थी, बेंगलोर और उसके आसपास कई ऐसी जगह थे जहां से इन्होंने जो क्राइम करना शुरू किया। कोलार, बेंगलोर, केजीएफ, मांड्या, मैसूर कर्नाटक में, इसके अलावा होसूर, दनाकानीकोट तमिलनाडु में, चित्तूर और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, करीब 10-12 जगहों पे अलग अलग कुछ ऐसे क्राइम हुए जिसमें घर में रॉबरी हुई। लेकिन अजीब चीज़ एक थी, वो ये कि उस घर में जो कत्ल भी हुआ उसमें सबके जो गला थे वो एक तरीके से काटे गए। तो 1, 2, 3 वो कट मार्क ऐसा था कि बिल्कुल एक ट्रेड मार्क था कि किसी एक ही आदमी या एक ही तरीके से ये गला काटा जा रहा है। तब यहाँ पे पुलिस को सिमिलरिटी लगी कि अलग अलग जगहों पे क्या कुछ हो रहा है। फिर पुलिस ने इस पे अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, लेकिन कोई कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग हैं, क्या है। उस वक्त चूंकि कर्नाटक में ज्यादा हो रहा था, बेंगलोर के आसपास ज्यादा हो रहा था, तो इंस्पेक्टर थे एक जिनको इस मामले की जांच को सौंपा गया। और इंस्पेक्टर साहब का नाम था एन चलापाथी। एन चलापाथी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और कहा गया कि जो कुछ हो रहा है आप इसको रोकें। अब एन चलापाथी ऐसे से जहां जहां पे ये वारदात हुई वहां गए, वहां लोगों से बात की। सारी बातें करके जो सामने उन्होंने रखा उसमें से जो चीजें निकल कर आई वो ये थी कि आमतौर पर उन्हीं घर में वारदात हुई जो घर किसी भी कॉलोनी और मोहल्ले में लगभग सबसे किनारे में था। उस घर में लोग कम थे, कई घर ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक ही शख्स था। तीसरा, उस घर में अगर लोग भी थे तो उसमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। और सारी वारदात रात को हुई, ये सारी जानकारी मिली। तो इससे एक चीज हुआ कि इन इलाकों में और बाकी इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया कि जिनका घर किनारे में है, सबसे कोने में है, वो रात को थोड़ा सावधान रहे। खबरें उस वक्त फैली भी, एक के बाद एक जिस तरीके से कत्ल हो रहा था। करीब करीब 80 से ज्यादा कत्ल हो चुके थे कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में। सारे कत्ल की सिर्फ एक चीज थी, कातिल कौन नहीं मालूम, और वो ये था कि गला एक तरीके से काटा गया था। तो लोगों में भी पैनिक, लोग भी अब थोड़ा अलर्ट होने लगे। पुलिस के हाथ लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इन चलापाती अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। इसी दौरान में जो दूसरी चीज पता चली थी वो ये कि इन सारे घरों से पैसों के साथ साथ खासतौर पर गहने यानी कि जेवर भी लूटे गए। हर घर में जब ये पता चला कि जेवर लूटे गए तो इन चलापाती ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि अगर ये एक रॉबरी का काम है, डकैती है, और इतनी बड़ी तादाद में 80 के आसपास तो कत्ल ही है, 100 के आसपास घरों को लूटा जा चुका है, गहने बड़ी तादाद में लूटे गए हैं, तो पैसे तो आदमी खर्च कर देता है इधर उधर दुकान में जाकर। ये जो जेवर लूटे गए हैं इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा, और जेवर लुटेरे अपने घर के लिए, अपने घर की महिलाओं के लिए तो रखेंगे नहीं इतनी बड़ी तादाद में, तो कहीं ना कहीं बेचेंगे। इन चलापति ने यहीं से अपनी तफ्तीश का जो दायरा था थोड़ा मोड़ा, और इन इलाकों में और इसके अलावा आसपास के इलाकों में, दूरदास दराज के भी इलाकों में ऐसे जौहरियों की तलाश शुरू की जो गैर कानूनी तरीके से या 2 नंबर तरीके से जवाहरात खरीदते हैं। ये भी पता था कि शहर के अंदर जहाँ जहाँ ये सारी वारदात हुई है वहाँ आसपास में कोई बेचने का रिस्क लेगा नहीं, तो दूर दराज में भी अपने लोगों को, अपने मुखबिरों को लगाया गया पता करने के लिए कि फिलहाल में अगले 1 साल में, 1.5-2 साल में ऐसे कौन कौन से जौहरी हैं जहाँ लोग जेवर बेचने के लिए आ रहे हैं। पुलिस लगी रही, तलाश करती रही। आखिरकार एक जौहरी के बारे में पता चला। ऐसे और भी कई जौहरी के बारे में पता चला कि वो खरीदते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे चोर उचक्के और वो बाकी सब उनसे लेते थे। लेकिन ऐसी कोई वो चीज़ नहीं मिल रही थी कि जिससे एक सबूत और सिरा मिले कि उन तक पहुंचा जाए। इत्तेफाक से एक जौहरी इसी कर्नाटक में सामने आता है। मुखबिर के जरिए पता चलता है कि कुछ लोग हैं जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और मर्द भी हैं। वो सारे अलग अलग 2, 3, 4 के ग्रुप में आते हैं और जेवर बेचते हैं, और करीब 40 से 50 बार वो जेवर बेच चुके हैं। अब ये जानकारी सामने आना और टाइम फ्रेम यही है जो इंसिडेंट हो रहा है। पहली बार पुलिस को लगता है कि शायद वो उस तक पहुंच जाएगा।
इसके बाद उस जौहरी पे नजर रखी जाती है और उसको भरोसे में ले जाता है धमका कर या प्यार से, और उससे कहा जाता है कि जैसे ही वो लोग आए तो वो इशारा करे और पुलिस को इन्फॉर्म करे। मुखबिरों का जाल उसी दुकान के आसपास बिछा कर रखा जाता है। कई दिन, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं। एक रोज अचानक जौहरी से एक अच्छी खबर आती है कि वही लोग जो पिछले कुछ वक्त से उसके पास अलग अलग जेवर बेचने के लिए आ रहे थे, और इससे पहले उस जौहरी ने जब ये बताया जो कुछ जेवर उसने खरीदे थे कुछ रखे हुए थे, पुलिस की टीम ने उन जेवरों को उन विक्टिम के फैमिली और रिश्तेदारों के पास ले गई दिखाने के लिए कि क्या उनमें से किसी का है। थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, लेकिन कुछ विक्टिम ने पहचान लिया कि हाँ, ये उनके घर से ही लूटा गया था। तो अब ये कंफर्म हो गया कि इस इंसिडेंट का और इस जौहरी के यहाँ जेवर बेचने वाले का आपस में रिश्ता है। तो जौहरी का फोन आता है, पुलिस की टीम पहुंचती है। 3 लोगों को पुलिस मौके से गिरफ्तार करती है, उसमें एक महिला भी थी। इसके बाद इन चलापति की टीम उनको ले जाती है, इंट्रोगेट करती है। कोई मुंह नहीं खोलता। 1 दिन 2 दिन पुलिस हिरासत भी ले हुए, पुलिस कस्टडी भी निकलती जा रही है, बट वो अपने आप को बेगुनाह, अपने आप को एक आम गांव का गरीब इंसान यही पेश कर रहे हैं। जेवर के बारे में वो यही कहानी सुन रहे हैं कि किसी ने दिया था, कहीं पड़ा हुआ था, कहीं से मिल गया था। लेकिन बाकी और अपने गैंग के बारे में या इस इंसिडेंट और क्राइम के बारे में वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। पुलिस ने बेतहाशा टॉर्चर किया, खूब मारा पीटा, हर तरीके अपनाए, हर हरबा अपनाया उनका मुंह खुलवाने के लिए, लेकिन नाकाम रही। तभी इन चलापाती को कुछ चीजें पता चली थी इस पूरे केस स्टडी के दौरान। जब फुल मून आसमान में होता है तो ये लोग मुर्गा काटते और वो भगवान को एक तरह से अर्पित करते हैं। इसके पीछे की लॉजिक ये थी, और साथ में जो मुर्गा काटते उसका जो ब्लड था वो पीते, कि इससे जो है 2 चीजें होंगी। एक, भगवान उनके ऊपर वाला उनकी सुरक्षा करेगा, और दूसरा, इस ब्लड पीने से ये होगा कि जिस इंसान का वो ब्लड बहाएंगे, जाकर मारेंगे, तो उन्हें कुछ नहीं होगा, और दूसरा, वो कमजोर नहीं पड़ेंगे, आदी हो जाएंगे इन चीजों को देखने का, तो नॉर्मल रहेंगे। तो गैंग के हर मेंबर के लिए जरूरी था कि फुल मून के दिन मुर्गा जो है, चिकन, वो उसकी एक तरह से वो भगवान को अर्पित की जाए, ऊपर वाले को, और उसका ब्लड हर मेंबर पिएगा। और उनका सबसे प्रिय भोजन भी इसीलिए चिकन ही था। ये बात तफ्तीश के दौरान, इन लोगों से बातचीत के दौरान, इसी गिरफ्तारी के बाद पता चला इंस्पेक्टर को। इत्तेफाक से जब ये कस्टडी में थे तभी फुल मून आ गया, अब इत्तेफाक की बात थी। तो जब सारे तरीके नाकाम रहे तो फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि अच्छा, मुझे भी, चूंकि उनको थोड़ा सा गोला देना था कि लगता है कि तुम लोग बेकसूर हो, गलत हमने पकड़ लिया, कोई नहीं, 1 दिन में तुम्हें छोड़ देंगे। और जिस दिन फुल मून था उस दिन फिर उन्हें वहीं बाहर निकाला गया, बोला कि बताओ तुम लोग क्या करते हो, जो करते हो वो कर लो। तब उसने पहली बार कहा कि हमें मुर्गा चाहिए। पुलिस ने मुर्गे का इंतजाम किया। इसके बाद फुल मून में उस मुर्गे को काटा गया, उन्होंने जो भी अर्पित करना था किया, ब्लड पिया, मुर्गा खाया। इसके बाद फिर इंस्पेक्टर ने पूछा कि अब बताओ अपना सच, और उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया। फिर कहानी आई दंडू पालिया गैंग की। जब मुंह खोला तो पूरी कहानी सुनाई। बताया कि दंडू पालिया गांव से हम ताल्लुक रखते हैं, गरीबी में थे, लेकिन वेंकट स्वामी नाम का एक शख्स आया, उसने अमीरी का रास्ता दिखाया। वो जब आता उसके पास बहुत पैसे थे, गांव वाले उसको रश की नज़र से देखते थे। तब उसने, स्वामी ने कहा कि तुम लोगों को भी ये सब कुछ मिल सकता है अगर तुम मेरे कहने पे चलो। धीरे धीरे गांव के लोगों को वो गलत रास्ते पे ले गया। फिर दंडू पालिया गांव के नौजवानों को उसने एक पूरा गैंग बनाया, और उस गैंग में खास तौर पर औरतों और बच्चों को शामिल किया। और शुरुआत उसने अपनी ही फैमिली से की। वेंकट स्वामी ने अपनी बेटी को ही अपने गैंग में शामिल कर रखा था, अपने बेटे को भी शामिल कर रखा था। और उसकी बेटी का जो काम था पहला, वो ये था कि वो शहर की अलग अलग कॉलोनियों में जाती, दिन में चूड़ी बेचने के नाम पर, टॉयलेट क्लीन करने के नाम पर, और कोशिश करती किसी ना किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए और उस घर का मुआयना करे, कितने लोग हैं, क्या है, और उसके बाद वो रैकी करके आके रिपोर्ट देती। सबसे पहली चीज़ ये थी कि घर किनारे का हो ताकि भागने में आसानी हो।
दूसरी ये थी कि घर के आसपास अगर जो पड़ोसी हैं अगर वो और दूरी पे हैं तो वो ज़्यादा आसान टारगेट है। बिल्कुल पड़ोस में है तब भी घर का किनारा जो है वो कितना सेफ है ये भी देखना है। घर के अंदर कितने लोग हैं, बुजुर्ग हैं कि नहीं है। अगर घर में कोई अकेला ही है तो वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो इस दंडूपालिया गैंग की मेंबर महिला दिन में निकलती भेष बदल कर, घरों में जाती, रेकी करती, रिपोर्ट देती। आखिर में जब वो रेकी करके बता देती उसकी बात को पूरे गैंग मेंबर को फिर मानना था। ये इस गैंग का एक उसूल था। अगर उसने जिस घर पे उंगली रख दी कि यही घर है और ये सुरक्षित है, यही करना है, तो दूसरा कोई गैंग मेंबर पलट के उस घर को देखने नहीं जाता। वो मान लेता कि जो इसने कहा उसी घर को ही निशाना बनाना है। इसके बाद ये लोग दिन ढलने का इंतजार करते, शराब पीते, रात जैसी होती उसके बाद ये उस घर की तरफ जाते। सबसे पहले उस घर के टेलीफोन लाइन और बिजली के कनेक्शन को काट देते। कम से कम इस गैंग के अंदर 8 से 10 लोग होते जो एक घर पे धावा बोलते, पर वो अलग अलग जाते ताकि किसी मोहल्ले वाले को शक ना हो। एक शख्स टेलीफोन के लाइन काटता, बिजली के लाइन काटता, दूसरा शख्स जो पड़ोस के मकान है जो भी 1 2 3 उनके बाहर से उसमें लॉक लगा देता ताकि किसी मदद के लिए कोई घर से बाहर ना निकल सके। इसके बाद वो इस घर के अंदर जाते, ताला और जो भी था वो इनको तोड़ने की कला मालूम थी, सारे इनके पास औजार होते, ये घर के अंदर जाते। इसके बाद जबरन चाकू की नोक पे उन सबको अपने कस्टडी में लेते, घर के अंदर जो भी है, फिर उससे सारा सामान मांगते कीमती, वो सामान देता। वो चाहते तो सामान लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन इनका एक वो भी था, किसी एक को मारना भी है तो फिर किसी एक का चाकू से गला देते। गला काटने के बाद सारे सामान लेते, बाहर आते। घर की जो महिला थी या जो मेंबर है गांव इसकी गैंग की, सारा लूटा हुआ सामान, जेवर और पैसा वो उसके पास होता। जेवर बेचने और बिकवाने की जिम्मेदारी उसी की होती। लूट की रकम किस किस के कितने हिस्से में आएंगे ये भी सब जो गैंग की महिला है वो ये काम करती। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि इस गैंग में बच्चों को भी शामिल किया जाता। दिन में रैकी के लिए कई लोग, दुकानदार और बाकी लोगों को इस तरह से बेचते हैं घरों के आसपास, घर में आने की इजाज़त नहीं देते। इस गैंग को ये भी पता था। तो ये किसी महिला को बच्चों गोद में उसके दे देते और वो महिला घर में जाती, कहती बच्चे को भूख लगी है या प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। और फिर वो उस घर के अंदर का उतनी देर में जितना मुआयना कर सकती थी वो करती, फिर आकर रिपोर्ट देती और उसके बाद वो वहाँ पे घर के अंदर लूटपाट करते। इस तरीके से इन्होंने 80 से ज़्यादा तो कत्ल किए और साथ में जो मेल मेंबर थे, फीमेल मेंबर भी गैंग की थी। कई घर ऐसे में गए ये मेल मेंबर, चूँकि शराब पी के होते थे, उस घर में जो लड़कियां या औरतें मिलती उनका रेप भी करते। अगर 80 कत्ल किया तो शायद इन्होंने 40 के करीब रेप भी किया। ये इनका पूरा तरीका था। दिखने में ये बिल्कुल आम एकदम गांव के सीधे साधे लोग। इनके जो कपड़े पहनने का तरीका था वो बिल्कुल आम, ये या तो बनियान पहनते, टी शर्ट पहनते, बनियान पहनते या फिर पैंट पहनते, कुछ लुंगी भी पहनते, हाफ पैंट भी पहनते, लेकिन चप्पल पहनते। और ज़्यादातर जो क्राइम में इन्वॉल्व होता है इस दंडूपालिया गैंग में, ये सिर्फ उनको अपने साथ रखते थे ले जाने के लिए, क्राइम करने के लिए, जिनकी एज 25 से 35 साल के बीच होती। जो 35 से ऊपर हो जाता फिर उसको दूसरे काम में लगा दिया जाता जिसमें रिस्क कम हो, कि बाकी का खाने का इंतज़ाम करना, हथियार का इंतज़ाम करना, या जो जेवर है उसको बेचने के लिए ढूंढना कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करते। जब उन्होंने मुंह खोला इसके बाद इस गैंग के अलग अलग 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर मुकदमा चला। जो सेशन कोर्ट है उसने इनमें से 11 लोगों को फांसी की सज़ा दी, 5 को उम्र कैद की दी, कुछ को कम दी। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में से कुछ लोगों की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया और कुछ के मामले अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। कुछ ऐसे थे जो बाहर आ गए और कुछ ऐसे थे जो अभी भी बाहर हैं। अब इनका एक पहलू ये, दूसरा पहलू इधर वक्त बीतता गया और एन चालापाती जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने पहली बार इस गैंग का पर्दाफाश किया, जब गैंग के बाकी लोग पकड़े गए तो इन चालापाती को इस गैंग के मेंबर ने सीधे सीधे धमकी दी कि तुमने हमें पकड़ा, हमारा खुलासा किया है, तुम्हें और तुम्हारी पुलिस की जो टीम है, करीब 9 या 11 लोगों की टीम थी इंस्पेक्टर के साथ, उन सब का अंजाम बुरा होगा, उन सबको मार डालेंगे।
अब उस वक्त गिरफ्तार थे लेकिन कुछ बाकी थे बाहर, तो डर भी लगा। एन चालापाती ने उस वक्त इंटरव्यू में कहा भी था कि सरकार से कहा लेकिन कोई उस तरह की मदद मिली नहीं। अब तो खैर वो रिटायर भी हो गए। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद किया। इस गैंग के बारे में बातचीत करते हुए और इस गैंग के बारे में जानने के बाद उन्हें एक चीज और पता चली थी, ये गैंग कभी भी उस घर में धावा नहीं बोला, उस घर को कभी लूटने नहीं गया जिस घर में कुत्ता होता था। इस गैंग को कुत्ते से बहुत डर लगता था और दूसरा ये था कि कुत्तों से पकड़ा जाएंगे और कुत्ते पे काबू करना इनको आता नहीं था। तो ये खुलासा हुआ। तो इसी खुलासे के बाद बाकी तो मदद मिल नहीं रही थी, तो जो इंस्पेक्टर एन चलापाती हैं, इन्होंने अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए ट्रेंड कुत्तों को मंगाया अलग अलग और अपने घरों में रखा, क्योंकि उन्हें एक कमजोरी मालूम थी कि ये दंडूपालिया गैंग ऐसे घर पे कभी भी धावा नहीं बोलता जहाँ कुत्ते होते हैं। तो कुत्तों को बुलाया गया और अब वो कुत्ते जो है उसके जरिए इन्होंने निगरानी कराई अपने घर की। तो ये थी आज की कहानी। तो आज कहानी में इतना ही। अब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।